साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अपनी GST से संबंधित माल को खरीदने और बेचने से जो हमारी GST की एंट्री बनती थी वो हमने की थी। उसके बाद में दोस्तों हमने अपनी सहायक बहियाँ देखी थी, यानी अपनी सब्सिडाइरीज बुक है उनको हमने देखा था और उनको हमने जाना था कि ये क्या होती है और ये कौन कौन सी होती है, वो भी दोस्तों हमने देख लिया था। और दोस्तों इसके बाद में हमने कुछ अपनी इंपॉर्टेंट शब्दावली देखी थी, जो हम अकाउंटिंग में जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको हमने देखा था और हमने डिस्काउंट के बारे में भी अच्छी तरह से स्टडी करी थी। दोस्तों अब हमें सब्सिडाइरीज जो अपनी बुक्स होती हैं उनके बारे में जानने के बाद कि वो बुक्स क्या होती है, हम वो जो बुक्स क्यों बनाते हैं और उनमें दोस्तों किस तरह का लेखा होता है और वो जो बुक्स कौन कौन सी होती है, ये सभी जानने के बाद आज हम उनके अंदर एंट्री करना सीखेंगे। आज हम उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे, उनका फॉर्मेट देखेंगे और दोस्तों उनमें एंट्री किस हिसाब से की जाती है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि अपनी सब्सिडाइरीज बुक क्या होती है। दोस्तों जब अपनी बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस का या तो आकार बढ़ जाता है या दोस्तों उसके अंदर जो लेन देन है, जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, यानी बहुत बड़े स्तर पर होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो जर्नल होती है उसको अनेक भागों में बांट देते हैं ताकि अपना जो रिकॉर्ड्स का कार्य है वो अच्छी तरह से हम उसको मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों हम उसको जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 4 भागों में बांटे, 5 भागों में बांटे, 8 भागों में बांटे। दोस्तों पूरी तरह से ऐच्छिक होता है कि हम चाहें तो अपनी सब्सिडाइरीज बुक बना सकते हैं और यदि नहीं चाहें तो हम उसको न भी बनाएं। लेकिन दोस्तों फिर भी अपनी लेन देनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें उनको बना लेना अधिक उचित होता है, क्योंकि एक अकेली जर्नल के अंदर हम एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक बुक के अंदर हम यदि एंट्री करेंगे सभी के सभी को तो हमारी कोई एंट्री छूट जाएगी किसी लेन देन की और दोस्तों किसी की डबल भी हो जाएगी। दोस्तों एक अकेला व्यक्ति उसमें एंट्री नहीं कर पाता है, तो हम उसको अलग अलग व्यक्तियों को वो काम सौंप देते हैं। और हम जितनी भी अपनी सब्सिडाइरीज बुक होती है, यानी प्रत्येक सब्सिडाइरीज बुक के लिए हम एक अलग व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और उसको है उस संबंधित सब्सिडाइरीज जो बुक होती है उसका हम काम सौंपते हैं। जैसे कि अपनी सब्सिडाइरीज बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज बुक का हम दोस्तों एक अगले व्यक्ति को काम सौंपेंगे, परचेज रिटर्न बुक का हम एक अलग व्यक्ति को सौंपेंगे। इस प्रकार हम जितनी भी बुक्स रखते हैं उनको हम एक अलग अलग व्यक्तियों को वो काम सौंप देंगे। उनकी वो उस बुक्स के प्रति उनकी लायबिलिटी भी हो जाएगी और दोस्तों उनकी जो जवाबदेही है वो भी उस बुक के प्रति बन जाएगी। और दोस्तों अब हम उसकी एंट्री करते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो बुक्स होती है वो अपनी पुस्त पालन का यानी बुक कीपिंग का पार्ट होती है और इन्हीं के आधार पर हम अपनी लेजर्स बनाते हैं जो हम आगे बनाएंगे इनकी एंट्री करने के बाद में। और दोस्तों और क्या बताया था कि हम इन जो बुक्स को हम क्यों बनाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा क्या क्या बातें आती है कि इनमें हम तिथिवार हम इनके अंदर लेखा करते हैं और ये अपनी पुस्त पालन की जैसे बुक्स होती है मैंने बताया। और दोस्तों इसके आधार पर हम खाता बही तैयार करते हैं और हम अपना जो तलपट है वो हम तैयार करके अपने जो अंतिम खाते हैं वो हम बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम इनकी एंट्रीज सीखते हैं कि वो एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी जो सब्सिडारी बुक है यानी परचेज बुक को, कि परचेज बुक क्या होती है, उस परचेज बुक के बारे में हम जान लेते हैं। परचेज बुक यानी क्रय बही इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको क्रय बही। और दोस्तों इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अन्य नाम हम इसके देखें, अन्य नाम, तो अन्य नामों में इसको दोस्तों जैसे बीजक बही भी कह सकते हैं। बीजक बही इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीजक के आधार पर लेखा होता है, यानी इनवॉइस बुक इसको कह सकते हैं। इनवॉइस बुक का मतलब है कि इनवॉइस जो हमारे बनते हैं उनके आधार पर हम इस पे लेखा किया जाता है। यानी जो अपनी जितनी भी सब्सिडारी बुक होती है उनमें हम लेखा किस आधार पर करते हैं, अपने जो सोर्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अपने बाउचर्स होते हैं उनके आधार पर हम लेखा करते हैं। तो परचेज बुक के लिए हमारा जो सोर्स जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपना क्या होगा, इनवॉइस होगा यानी कि बीजक होगा। तो उसी के आधार पर इसमें लेखा करने के कारण हम इसको बीजक बही भी कह सकते हैं, बीजक बही। या फिर दोस्तों अपनी जितनी भी ये सब्सिडारी बुक होती है एक विशेष होती है, जनरल विशेष भी हम इसको कहते हैं। तो ये अपनी जो क्रय बही है इसको हम क्रय जनरल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, यानी क्रय जनरल भी हम इसको कह सकते हैं। और दोस्तों इसमें किस प्रकार का लेन देन किया जाता है, यानी किस प्रकार के लेन देन का इसके अंदर लेखा किया जाता है वो मैं आपको बताऊं। तो इसके अंदर उधार
लेखा, उधार माल क्रय का लेखा इसके अंदर किया जाता है। उधार माल क्रय का लेखा। यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या लिखा है, उधार, यानी वो उधार होना चाहिए, वो कैश में नहीं होना चाहिए, और वो होना चाहिए माल यानी गुड्स होना चाहिए। यदि वो हम क्रय करते हैं तब उसका हम लेखा करते हैं, यानी हम किसी संपत्ति को खरीदेंगे तो हम उसका लेखा इसके अंदर नहीं करेंगे। यदि हम कोई भी चीज़ नकद खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे तो भी उसका लेखा हम इसके अंदर नहीं करेंगे। यदि हम कोई चीज़ बेचते हैं तो भी हम इसके अंदर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका क्रय का लेखा करेंगे, यानी उधार माल के क्रय का हम इसके अंदर लेखा करते हैं। और दोस्तों और क्या होता है कि इसके हम डेबिट, इसका जो होता है वो दोस्तों इसका डेबिट में ही हम इसके लेखा करते हैं। ये जो परचेज बुक होती है, परचेज के, हम इसके डेबिट में ही इसका लेखा हम करते हैं। और दोस्तों एक और मैं बताऊं कि हम इसका योग निकालते हैं, कि हम इसका योग निकालते हैं, और यानी इसके शेष नहीं निकाले जाते हैं, इसके शेष नहीं निकाले जाते हैं, हम इसका योग निकालते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका योग निकाल कर हम इसके जो परचेज अकाउंट होता है उसके अंदर हम उसका योग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अपनी परचेज बुक है, हम परचेज अकाउंट के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि खाता बही का पार्ट होता है। तो दोस्तों हम जो अब अपनी परचेज बुक और परचेज अकाउंट होता है उसके अंदर भी डिफरेंस देख लेते हैं कि परचेज बुक, एक अपनी परचेज बुक होती है और जो परचेज अकाउंट होता है इसके अंदर क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। परचेज अकाउंट, ये जैसे मैंने बताया कि अपनी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, यानी ये बुक कीपिंग का पार्ट होती है, यानी पुस्त पालन। इसका क्या लिखेंगे, पुस्त पालन, ये पुस्त पालन का भाग होती है, तो पुस्त पालन का भाग हम लिख देंगे। ये दोस्तों अपनी जो लेजर का पार्ट होता है, नहीं लेजर के अंदर हम खाते बनाते हैं और एक ही नेचर के जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम एक जगह पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों परचेज से रिलेटेड जितने भी अपने लेन देन हुए होंगे उनको हम एक जगह पर लिख लेंगे, जिससे हम परचेज अकाउंट कहेंगे। यानी ये किसका पार्ट होता है, लेजर का पार्ट होता है, यानी खाता बही का पार्ट होता है। क्या लिखेंगे, खाता बही का भाग। इसके अंदर दोस्तों डेबिट पक्ष होता है जिसके अंदर हम लेखा करते हैं, यानी इसका डेबिट पक्ष में ही इसका लेखा हम करते हैं, इसका क्रेडिट पक्ष नहीं होता है। इसके जो अकाउंट है तो इसका अकाउंट है तो इसका डेबिट पक्ष भी होगा और इसका क्रेडिट पक्ष भी होगा, इन दोनों पक्षों में हम इसका लेखा करते हैं। और मैंने बताया कि इसका लेखा हम किस आधार पर करते हैं, इसका लेखा हम सोर्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी मूल प्रलेख होते हैं अपने, उनके आधार पर, मूल प्रलेख और बाउचर्स के आधार पर, बाउचर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रमाणन कहते हैं, तो प्रमाणन के आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं। और इसमें हम लेखा किस आधार पर करते हैं, इसमें लेखा हम करते हैं परचेज बुक के आधार पर, यानी इसमें हम परचेज बुक के आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं, परचेज बुक के आधार पर। और भी दोस्तों इसके अंदर हमने यदि जो कैश माल खरीदा है तो यदि हमने कैश माल खरीदा है तो भी इसके अंदर हम लेखा करेंगे। वो हमें कहाँ पे मिलेगा, अपना कैश बुक के अंदर मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम ओनली जो परचेज बुक के आधार पर ही इसमें लेखा करें, हम कैश बुक के आधार पर भी इसमें लेखा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है कि जो कैश बुक होती है उसके अंदर हमारे कैश परचेज आते हैं, जो हमने कैश में परचेज किए हैं वो भी दोस्तों हम इसके अंदर लिखेंगे। यानी इसके अंदर हम उधार क्रय का लेखा करते हैं, उधार माल के क्रय का लेखा हम करते हैं। इसके अंदर उधार और नगद दोनों आते हैं, उधार भी आता है और इसके अंदर नगद भी आता है, इन दोनों का लेखा हम इसके अंदर करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि परचेज बुक जो होता है इसको हम कहां पर भेज देते हैं, इसके बैलेंस को हम परचेज अकाउंट के अंदर भेज देते हैं। हम इसका योग करेंगे और योग को हम कहां पर भेज देंगे, हम परचेज अकाउंट के अंदर भेज देंगे, कि परचेज अकाउंट के अंदर भेज देंगे। और इसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, इसके आधार पर दोस्तों हम तलपट बनाते हैं, यानी अपनी जो ट्रायल बैलेंस होती है उसको हमें बनाते हैं, तो तलपट बनाते हैं तो वो हम इसके आधार पर बना लेंगे। तो दोस्तों ये इनमें जो मुख्य अंतर होता है परचेज बुक और अपनी परचेज जो अकाउंट होता है उसके अंदर अपने जो मेनली जो अंतर होते हैं वो अपने यही अंतर होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि परचेज बुक होता है उसका अन्य नाम बिजक बही व क्रय जर्नल भी इसको कह सकते हैं। उधार माल क्रय का इसके अंदर लेखा होता है, योग इसका करते हैं, शेष हम इसका नहीं निकालते हैं, इसके डेबिट में ही हम लेखा करते हैं।
वो परचेज बुक क्या होते हैं, पुस्तपालन का भाग होती है, डेबिट पक्ष में लेखा करते हैं, क्रेडिट में नहीं होता है। इसके मूल प्रलेख और प्रमाणन के आधार पर लेखा होता है। उधार माल के क्रिया का लेखा करने के साथ में हम इसका योग निकालते हैं और इसको योग को हम परचेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसका क्या करते हैं कि इसकी ये खाता बही का पार्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट दो इसके पक्ष होते हैं। इसके अंदर परचेज बुक के आधार पर लेखा करते हैं। और दोस्तों और भी जितने भी हमारे परचेज होते हैं, सभी प्रकार के परचेज का हम इसके अंदर लेखा करते हैं, चाहे वो उधार हो चाहे वो नगद हो, वो तलपट इसकी सहायता से हम जो बनाते हैं। तो दोस्तों ये अपना परचेज अकाउंट हुआ, ये अपना परचेज बुक थी। अब दोस्तों मैं आपको जो अपना परचेज जो बुक होती है उसका फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कि परचेज जो बुक है वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से तैयार करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अपनी सारी की सारी अकाउंट चलनी है। तो इसी के आधार पर बेस होने के कारण दोस्तों ये बेसिक है, तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों हम इसका अपनी परचेज बुक होती है उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। उसका भी हम फॉर्मेट देखें तो सबसे पहला अपना कॉलम आता है, वो अपना आता है डेट का। सबसे पहला कॉलम हम इसके अंदर डेट का बनाएंगे। दूसरा कॉलम हम इसके अंदर पार्टिकुलर्स का बनाएंगे, या नेम ऑफ जो अपने लेनदार होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनका भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अब अपना क्या बनेगा, इनवॉइस नंबर बनेगा। इनवॉइस जो नंबर आएगा यहाँ पर अपनी अलफ बन जाएगा, लेजर फोलियो। यहाँ पर अपनी डिटेल्स आएगी और यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। जो अपना अमाउंट बनता है वो अपना यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके कितने इसके भाग होते हैं, इसके कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके कॉलम होते हैं। तो 6 कॉलम हम इसका इस प्रकार से बनाकर इसको हम तैयार कर देंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका यहाँ पर डेट लिखेंगे कि जिस डेट को लेन देन हुआ है वो डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलर्स हम लिख सकते हैं कि पार्टिकुलर्स, या फिर हम नेम ऑफ द सप्लायर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने जो लेनदार होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, उनका नाम इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं। इनवॉइस नंबर जो जिस आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं, जिस आधार पर हम परचेज बुक में लेखा करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि वो जो अपना इनवॉइस नंबर बनाया है वो इस लेन देन के लिए इतने नंबर का है, इस लेन देन के लिए इतने नंबर का है। इस प्रकार से हम अपना इनवॉइस नंबर बनाते हैं। बाद में अलफ आएगा, फिर यहाँ पर अपनी डिटेल्स आ जाएगी। अमाउंट की जो अपनी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर अपनी अमाउंट आ जाएगी कि जो अपनी टोटल अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका अपना लेखा तैयार करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, अलफ, डिटेल्स और अमाउंट, ये इसके कॉलम बन जाते हैं। दोस्तों मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि हमने राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा। हम 10,000 रुपये का माल राम से 10,000 रुपये का उधार माल खरीद रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन ईयर लिखेंगे। जैसे 2025 है तो हम 2025 लिख देंगे। और 1 अप्रैल को है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 लिखेंगे। और फिर हम इसका यहाँ पर क्या लिख देंगे, राम से खरीदा है तो राम एंड सेंस, जो भी इसकी कंपनी का या जो इसी संस्था का जो इसका व्यक्ति का नाम होता है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर राम एंड सेंस या राम हमने यहाँ पर डाल दिया। इसका इनवॉइस नंबर हम देखेंगे कि इसका जो इनवॉइस नंबर हमारा बना है वो कौन से नंबर का बना है। तो मान लीजिए 38 नंबर का बना है तो यहाँ पर 38 नंबर डाल देंगे। अलफ, आपको पता है कि हम जब इसका लेजर तैयार करेंगे, इसकी खाता बही तैयार करेंगे राम की, तो राम का अकाउंट किस पेज पर हम बनाएंगे वो पेज नंबर हम यहाँ पर डाल दीजिए। मान लीजिए 75 नंबर पेज पर राम का अकाउंट है तो 75 नंबर हम इसका डाल देंगे। इसने क्या क्या खरीदा है हमसे, मान लीजिए इसने 5 शर्ट खरीदी, 5 इसने शर्ट खरीदी और 1 शर्ट 100 रुपये की है मान लीजिए, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। 3 पेंट इसने हमसे खरीदी, हमने खरीदी है इससे, क्योंकि परचेज बुक है तो हमने इससे खरीदी है। तो 3 पेंट और 1 पेंट 150 रुपये की है, तो हम इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स में हम क्या लिखेंगे, ये अपने 500 रुपये बने इसके, और यहाँ पर अपने कितने बने, 450 रुपये बने। तो जो टोटल अपने बने वो यहाँ पर हम लिख देंगे 950 रुपये। तो इस प्रकार से हम अपनी जो अपनी परचेज बुक है उसको हम तैयार करते हैं। यानी ये अपने लेनदार बनते हैं, जो सप्लायर्स है वो होते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, अलफ, यहाँ पर डिटेल लिख देंगे कि जो पूरी अमाउंट की डिटेल, और यहाँ पर अपना जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम डाल देंगे कि राम अपना सप्लायर्स है, उससे हमने 950 रुपये का माल खरीदा है, यानी अपना लेनदार बन गया है। ये क्या अपना क्रेडिटर यहाँ पर हो गया है।
ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं सभी के सभी। वो जो अपने परचेज बुक है, जो वहाँ पर अपनी परचेज है, वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसका बना देंगे। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जब अंतिम समय पर हम इसका जो योग होता है, हम इसका योग करते हैं। बैलेंस तो हम इसका निकाल ही नहीं सकते, तो इसका जो योग होता है वो परचेज अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में जितने भी लेन देन हुए हम उसकी एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद में हम अपनी अंतिम डेट लेकर आएंगे। अंतिम डेट हमारी मान लीजिए क्या आ गई, अप्रैल 30 आ गई, अप्रैल 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट लिख देंगे। इसके डेबिट में हम भेज देंगे, परचेज के डेबिट में भेजेंगे। परचेज के डेबिट में हम 950 रुपये भेज देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना इसके अंदर एंट्री करेंगे परचेज बुक के अंदर। ये अपनी परचेज बुक है वो अपनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों परचेज बुक के समान ही अपनी सेल्स बुक होती है। सेल्स बुक के अंदर हम क्या करेंगे, अपने उधार जितने भी माल बेचेंगे उनका हम लेखा कर देंगे। इसके अंदर यदि हमने उधार माल खरीदा है तो हम इसमें लेखा करेंगे। सेल्स बुक के अंदर हम क्या करेंगे, यदि हम उधार माल बेचेंगे तब हम उसका लेखा करेंगे। यानी यदि हमने नगद माल बेचा तो हम कैश बुक के अंदर जाएगा, और यदि हमने उधार माल बेचा है तो हमारा सेल्स बुक के अंदर आ जाएगा। तो अब दोस्तों अपनी जो सेल्स बुक है उसको भी हम बना लेते हैं। ये परचेज बुक थी, अब अपनी सेल्स बुक आने वाली है। सेल्स बुक, इसको हम क्या कह सकते हैं, विक्रय बही, विक्रय बही। इसको भी दोस्तों अन्य नाम वही हो सकते हैं अपना, जैसे इसका हम क्या कह सकते हैं कि विक्रय जनरल इसको कह सकते हैं, क्योंकि विक्रय जनरल के आधार पर, क्योंकि जनरल है एक प्रकार से हम जनरल को ही बांट रहे हैं, तो विक्रय जनरल हम इसको कह सकते हैं। इसका लेखा दोस्तों इसका यही सेम फॉर्मेट बनेगा, सेम इसका अंदर फॉर्मेट बनेगा। तो इसके सेम फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर ऐसे मान लेंगे कि राम को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा है, राम को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा है, तो यही अपना लेखा हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको सेल्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लास्ट में सेल्स अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ये, क्योंकि सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में चल जाएंगे 950 रुपये। यदि हमने राम को उधार माल बेचा है तो हम इस प्रकार इसका लेखा कर देंगे। यहाँ पर हम 950 रुपये मान लेते हैं, 950 रुपये का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम अपना सारा, मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको समझाना ये चीज़ें कि क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यदि इसको एज इट ऐसे कि ऐसे समझ पा रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट के द्वारा आप बताइएगा कि आपको दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कैसे लग रही है, जो समझाने का तरीका है वो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो इस प्रकार से हम अपनी सेल्स बुक को हम तैयार करते हैं। सेल्स बुक तैयार कर देंगे, यानी उधार माल के क्रय का हम लेखा इसके अंदर कर देंगे। सेल्स बुक के बाद में अपनी कौन सी हम यदि बुक बनाएं, हम अपनी बुक बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न, यदि हमने उधार माल खरीदा था और अब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो यानी उधार क्रय किया गया माल वापस करना, वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, यानी परचेज का मतलब खरीदना, रिटर्न मतलब वापस करना, यानी इसको वापस कर देना। इसको हम एक और नाम किसको नाम से जानते हैं कि इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, कि रिटर्न आउटवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हम अब बनाते हैं, यानी हमारा उधार माल हमने क्रय किया था। अब दोस्तों उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है कि उसने माल ज़्यादा भेज दिया है, ज़्यादा रुपए का लगा दिया है, या हमारे पास ख़राब माल आया है, या फिर उसने ख़राब माल भेजा है हमारे पास, या फिर जितनी अपनी जो निर्धारित शर्तें थी उसके अनुसार हमारे पास माल नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों तो हम उसका लेखा अब हम परचेज रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम उसको वापस करेंगे वो माल, तो हम इसके परचेज रिटर्न के अंदर उसका लेखा कर देंगे, यानी क्रय वापसी बही इसके अंदर। तो अब दोस्तों जो हमने जब किसी व्यक्ति से माल खरीदा, तो हमने उसको क्या किया, उसको हमने क्रेडिट किया, यानी हमने क्या एंट्री बनाई, उधार माल खरीदा तो उसको हमने परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, और खरीदा मान लीजिए श्याम से है तो श्याम को हमने क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों हम उसको माल वापस भेज रहे हैं, मान लीजिए इससे हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा था,
अब दोस्तों हम 2000 रुपये का माल वापस भेज रहे हैं, तो हम इसकी कैसे एंट्री बनाएंगे। श्याम अकाउंट, श्याम पाने वाला है, डेबिट कर देंगे और हमसे क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट खोल देंगे यहाँ पर 2000 रुपये का, 2000 रुपये का और 2000 रुपये का। कहने का मतलब है कि श्याम यहाँ पर क्रेडिट कितने से हुआ, 10,000 रुपये का, यहाँ पर डेबिट कितने से हुआ, अब 2000 रुपये का, यानी श्याम यहाँ पर क्रेडिट हमारा बन जाता है, बच जाता है 8000 रुपये, यानी 8000 रुपये का अभी वो हमारा लेनदार है। तो हमने यहाँ पर 2000 रुपये से उसको डेबिट किया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम उसको डेबिट नोट लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, डेबिट नोट लिखेंगे। तो डेबिट नोट के आधार पर ही इसमें लेखा होता है। तो जब भी हम किसी पक्षकार को डेबिट करते हैं तो हम उसको डेबिट नोट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो डेबिट नोट के आधार पर लेखा होने के कारण हम इसको किस प्रकार से इसका लेखा करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट वही है हमारा, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। जैसे कि डेट आ जाएगा, फिर पार्टिकुलर आ जाएगा, नेम ऑफ द सप्लायर्स हम लिख सकते हैं क्योंकि वो सप्लायर्स ही है अपना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट नोट आएगा। यहाँ पर डेबिट नोट, अलफ, डिटेल्स और अमाउंट, ये अपनी आ जाएगी। यानी यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स या नेम ऑफ द सप्लायर्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर डेबिट नोट लिखेंगे, डेबिट नोट, यहाँ पर अलफ लिखेंगे, यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, जो हम माल वापस कर रहे हैं उसकी जो अमाउंट है उसकी डिटेल लिख देंगे। यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे, जो टोटल अमाउंट बनता है वो हमें यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज़ में। अब दोस्तों अब हम इसको 2000 रुपये का माल वापस कर रहे हैं, तो हम उसका लेखा यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए 2025 को जून 5 को हम इसको माल वापस कर रहे हैं, जून 5 को। कौन है ये, श्याम है। तो हम श्याम, जो भी इसका फर्म का नाम, संस्था का नाम या व्यक्ति का नाम है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसको हम 2000 रुपये का कैसे माल वापस कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 शर्ट इसको वापस कर रहे हैं कि 5 शर्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। एक शर्ट कितने की है, मान लीजिए यहाँ पर 300 रुपये की मानते हैं, तो वो 1500 रुपये यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, 1500 रुपये। और हम इसको एक पेंट वापस कर रहे हैं और वो पेंट कितने की है, 500 रुपये की है, तो हम इसको 500 रुपये ये हो जाएंगे। तो टोटल हम इसको 2000 रुपये का माल वापस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका बना देंगे। बाद में इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, अपने परचेज जो रिटर्न होती है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। परचेज रिटर्न के अंदर जैसे ही हमारा समाप्त हुआ पूरा लेन देन हम एंट्री करने के बाद में हम इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, अपनी एक निश्चित, जब हम अपने खाते बंद करते हैं या हम इसको मंथली, जब भी हम अपना जो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर, हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेज, यानी क्या है, परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसको हम क्रेडिट में करते हैं तो क्रेडिट लेके हम यहाँ पर 2000 रुपये लिख देंगे। जितने भी रुपये बनते हैं हम वहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए हमारा जून 30 को हम कर रहे हैं तो जून 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। बस इस प्रकार से हम अपना लेखा कर देंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। यदि हमने उधार माल खरीदा है उसका हम वापस कर रहे हैं, तो यदि दोस्तों हमने मान लीजिए उधार माल ना खरीद कर हमने नगद माल खरीदा और हम उसको वापस कर रहे हैं, तो दोस्तों हमको यदि वो कैश देता है तो हमारा जो उसका लेखा कहाँ पर होगा, हमारा लेखा कैश बुक में चला जाएगा, क्योंकि अपने कैश से संबंधित अपनी लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका लेखा करेंगे। और एक मैं बताऊं कि अपनी जो सेल्स रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक यानी रिटर्न इनवर्ड, यानी बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। हमने किसी को उधार माल बेचा और अब वो हमारे पास वापस आ रहा है, यानी विक्रय वापसी वही उसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों उसका भी लेखा हम सेम इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए मोहन कोई व्यक्ति है, उसको हम 5000 रुपये का माल बेच रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पाने वाला है 5000 रुपये का माल है। और टू हम क्या बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, कितनी, 5000 रुपये की। इस प्रकार से हमने उसकी एंट्री कर दी। अब ये क्या है कि हमको 1000 रुपये का माल वापस बेच रहा है। रीजन्स वही हो सकते हैं जैसे हम उसको वापस करते हैं, इसी प्रकार उन्हीं रीजन से हमारे पास माल भी आ सकता है। तो हम मान लीजिए 1000 रुपये का माल वापस कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वो देने वाला कौन है, यहाँ पर मोहन है, तो मोहन को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। मोहन अकाउंट 1000 रुपये। तो यहाँ पर मोहन को हमने क्या किया, क्रेडिट किया ना। तो हम क्या करते हैं
तो ये जो सेल्स रिटर्न होते हैं उसका लेखा हम क्रेडिट नोट के आधार पर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर मोहन को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि पहले हम इसको डेबिट किया था 5,000 से, अब इसने हमको 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो हम इससे कितने रुपए मांग रहे हैं, हम 4,000 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है तो अपना कितना बच जाता है, 4,000 रुपये बच जाता है, यानी वो अपना डेटर देनदार बन जाता है 4,000 रुपये का। तो अब क्या है कि हमने इसको 1,000 रुपये से क्रेडिट किया है, तो हम इसको क्या भेजेंगे, साथ में हम इसको क्रेडिट नोट भेजेंगे। तो यदि हम किसी पक्षकार को क्रेडिट करते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, क्रेडिट नोट लिखते हैं, और तब हम इसी के आधार पर हम इसका लेखा कर देंगे कि क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर, बाकी अपने वैसे ही बनेंगे। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था कि जब हमें परचेज रिटर्न बुक आएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट नोट, और जब अपनी सेल्स रिटर्न बुक आएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट नोट। सेल्स परचेज रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट के आधार पर लेखा करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में हम अपना जो क्रेडिट नोट बनता है उसके आधार पर हम लेखा करते हैं। ये अपनी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी मूल प्रलेख होते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए श्याम है, ये हमने मोहन माना तो हम यहाँ पर मोहन लिख देंगे। मोहन जो भी हमको माल वापस कर रहा है हम उसका यहाँ पर डाल देंगे, उसका डिटेल्स डाल देंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल देंगे। 1,000 रुपये का है तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये की कराया 2,000 रुपये, 5,000 की कराया तो 5,000 रुपये। हम इस प्रकार से डालकर हम यहाँ पर किस में ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम सेल्स रिटर्न में हम ट्रांसफर कर देंगे। सेल्स रिटर्न के डेबिट में हम जो अपना अकाउंट है उसमें हम कर देंगे जो भी अपने अमाउंट बनते हैं वो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यानी जितने भी हमारी जो ये जो बुक्स होती है उनका हम कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने जो अकाउंट्स है उसके अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी खाता बही के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अपनी कौन कौन सी बुक हो गई, मैंने आपको करवा दी कि परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई और सेल्स रिटर्न बुक अपनी हो चुकी है। तो दोस्तों 4 प्रकार की बुक हमने कर ली है। अब हम करते हैं अपनी जो अगली बुक है बिल्स रिसीवेबल बुक, उसको हम देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल्स बुक एक प्रकार का दोस्तों एक प्रपत्र होता है, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमें बताता है कि हमें इसके रुपए मिलने हैं, फ्यूचर में हमें इसके रुपए मिलने हैं। मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेचा है तो वो हमारे क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं। लेकिन ये बिल रिसीवेबल्स कैसे बने, हमने किसी को उधार माल बेचा लेकिन वो पैसा देने में असमर्थ है और हमको डाउट है कि वो फ्यूचर में हमें पैसा दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा, तो हम उसके प्रति एक बिल लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल्स। बिल यानी बिल रिसीवेबल्स उसको हम कहते हैं, यानी जिसका पैसा हमें भविष्य में मिलना है, हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है उसके प्रति हमने ये नोट लिखा है। तो इस प्रकार से हमें बिल रिसीवेबल्स बुक लिखेंगे। और उसका हम लेखा किस प्रकार से करेंगे, बिल रिसीवेबल बुक। तो अब हमें दोस्तों इसका देखते हैं कि नहीं, इसको प्राप्य बिल कहते हैं कि प्राप्य बिल बुक यानी पुस्तक इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी को मैंने उधार माल बेचा है और वो पैसा देने में असमर्थ है और हमको डाउट है कि वो पैसा दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा, तो हम उसको एक बिल लिख लेते हैं। दोस्तों एक कानूनी बिल होता है और फिर बाद में उसको वो पैसा देना ही पड़ता है। हमारे ऐसे पैसे डूबने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी रेयर चांसेस हो जाता है, क्योंकि हम ये बिल दिखाकर हम कानून के जरिए भी हम अपना पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार से पैसे की सिक्योरिटी होती है कि हमारा पैसा ये हमने जो माल बेचा है उसका पैसा हमारा नहीं डूबेगा। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे बिल रिसीवेबल बुक को, सबसे पहले हम किसका कॉलम लिखेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे अपना कि डेट का कॉलम आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट। जिस बिल को यदि इस बिल को हम जो एक्सेप्ट जो हम ये लिख रहे हैं उसकी डेट हम लिखेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे टू यानी फ्रॉम, जिससे हमें स्वीकृति मिली है उसका नाम लिखेंगे, यानी जो हमें भविष्य में भुगतान करेगा उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे कि फ्रॉम होम रिसीव्ड कि रिसीव्ड लिख देंगे कि जिससे हमने स्वीकृति मिली है, यानी जो हमें भुगतान करेगा फ्यूचर में उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि पीरियड ऑफ द बिल, क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ द बिल। इस बिल की पीरियड कितने समय के पश्चात हमें ये रुपया मिलेगा। ड्यू डेट, जिस डेट पर हमें रुपया मिलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे।
बाद में अपना यहाँ पर क्या आएगा, अलफ आएगा, लेजर फोलियो आएगा, यानी इस व्यक्ति का खाता इस पेज नंबर पर है अपने खाता बही के अंदर, वो हम लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे कि अमाउंट कितने यहाँ पर कॉलम अपने बनते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जितनी अमाउंट का वो है वो बिल है वो लिख देंगे। और बाद में हम हाउ जो डिस्पोज्ड है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, हाउ डिस्पोज, कैसे डिस्पोज हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 5 तारीख को माल बेचा है और 5 तारीख को हमने ये बिल लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 2025 अगस्त 5 लिख देंगे। और हमने किस पे लिखा है, मान लीजिए हमने रोहन पर लिखा है, तो रोहन का नाम हम डाल देंगे। इसकी अवधि कितनी है, 3 महीने की है, तो 3 मंथ यहाँ पे लिखेंगे। 3 मंथ बाद में हमें ये पैसा देगा, हमने इसको माल बेच दिया है, अब हमें 3 महीने के बाद हमको पैसा देगा। ड्यू डेट क्या होगी, जितने इसकी 3 महीने हुई है उसको हम 3 दिन हम अनुग्रह यानी ग्रेस पीरियड के तौर पर हम देते हैं, 3 दिन हम एक्स्ट्रा देते हैं। तो 3 दिन हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या होता है कि अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर 8 यहाँ पर आ जाएगा, नवंबर 8 इसका ड्यू डेट हो जाएगी। और यहाँ पर अलफ डाल देंगे, ये जो अमाउंट है वो डाल देंगे, और ये हमें यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपने ये बन जाएगा। रोहन से हमें 3 मंथ बाद यानी 8 नवंबर को हमें इतने रुपए मिलेंगे, ये हमारा बिल से इश्यूएबल बुक हमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों अपने बिल से इश्यूएबल बुक बनाते हैं। अनुग्रह दिवस के तौर पर हम यहाँ पर ग्रेस पीरियड के तौर पर हम 3 दिन देते हैं दोस्तों। 3 दिन हम क्यों देते हैं, हम इसको 3 दिन का एक्स्ट्रा हम इसको समय हम दे देते हैं, ताकि ये किसी भी प्रकार से यदि इस रुपये का प्रबंध करने में थोड़ा बहुत इसकी दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों ये 3 दिन हम इसको एक्स्ट्रा दे दें, तो अपना ये रुपया जो है उसका मैनेज कर सके और हमें उसका भुगतान कर दें। तो इसलिए हम इसको 3 दिन एक्स्ट्रा भी दे देते हैं दोस्तों। इसके कुछ रूल होते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा देने के, वो हम आगे करेंगे जब हम अपने बिल से इश्यूएबल हम करेंगे, जो बिल्स पेबल करेंगे उसमें हम उसका हम देखेंगे इसका अच्छे प्रकार से। अब मैं आपको इसकी जो अपनी बुक है वो आपको बता रहा हूँ, वो इसका फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, और इसमें लेखा हम किस प्रकार से करते हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें अंदर लेखा कर देंगे। इसी प्रकार अपनी एक बुक होती है जिसे हम बिल से बिल पेबल बुक कहते हैं, बिल्स की पेबल बुक हम उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है कि इसको यानी दे बिल, ये दे होती है, ये दोस्तों इसका उल्टा होता है। जब हम माल खरीदते हैं, जब हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा और वो इस प्रकार से डाउट में है कि हम उसका भुगतान कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो वो सेम यही कंडीशन वो हम पर बिल लिखेगा और उसके लिए वो दोस्तों BR होगा और हम उसका भुगतान करेंगे, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा। इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ कि हमने वो माल बेचा था, तो हमारे पास उसके रुपये आने थे बिल के, तो हमारे लिए क्या था, BR था। लेकिन उसके लिए जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो क्या था, उसके लिए दोस्तों वो BP था, क्योंकि वो उसके लिए भुगतान करना था उसको, तो उसके लिए BP था, हमारे लिए BR था। अब ये क्या होगा, हमें इसका भुगतान करना है, तो हमारे लिए क्या होगा, ये बिल यानी बिल्स पेबल होगा, क्योंकि हमें इसका भुगतान करना है। देय विपत्र जो होगा हमारे लिए, और जो पाने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये BR हो जाएगा। ये दोस्तों इस प्रकार से उल्टा होता है। तो अब हम बिल्स पेबल की दशा में हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे, कि जिस डेट को हमने इस बिल को एक्सेप्ट किया है तो ये वो डेट हम डाल देंगे। तो जिसको हमने अपनी स्वीकृति दी है, टू वोम गिवन, जिसको हमने अपनी स्वीकृति दी है वो डेट हम यहाँ पर वो उसका नाम हम डाल देंगे कि हमें भुगतान किसको करना है, इस व्यक्ति को हमें भुगतान करना है। पेड ऑफ द बिल, ड्यू डेट, अलफ अमाउंट और हाउ डिस्पोज, ये जो है वो ऐसे कैसे हमारे रहेंगे कॉलम। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने क्या है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि अंकुश कोई व्यक्ति है, अंकुश कोई व्यक्ति है, या फिर किसी भी व्यक्ति का हम नाम लिख सकते हैं। सिद्धार्थ कोई व्यक्ति है, सिद्धार्थ, तो हम सिद्धार्थ का नाम लिख देंगे। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और इस पर हमने 3 महीने के लिए बोला है कि मैं 3 महीने के बाद में हम आपका भुगतान कर देंगे। तो 3 महीने का इसमें डेट हो जाएगी। 5 तारीख को हमने माल खरीदा है इससे, और 8 तारीख को हम इसको भुगतान करेंगे, और अलग अमाउंट हम वहाँ पर डाल देंगे जितनी अमाउंट हमें भुगतान करनी है। तो इस प्रकार से हम इसका अपना बना लेंगे। दोस्तों पहले वाला हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, मैंने बताया नहीं था, वो रह गया था, पर मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला हम कर दें बिल जो अपनी रिसीवेबल्स अकाउंट है उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम डेबिट लिख के अपनी अमाउंट, और ये हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे कि बिल पेबल
अकाउंट के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अपना ये क्रेडिट होता है तो इतनी जितनी अमाउंट बनती है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र इसका कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने ये खाते बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल पेबल आप समझ गए होंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। अब दोस्तों हम अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक या कहें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स जिसके अंदर हम करते हैं वो बुक हम करते हैं, जिसका बुक है कैश बुक। यानी अपनी जो 7वें नंबर की जो बुक आती है वो हम करते हैं कैश बुक। हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर कैश बुक, यानी क्रय बही जिसको हमें बोलते हैं, उसको करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी बुक है, तो इसको अच्छे से करना है कि कैश बुक ये क्या होती है। दोस्तों अभी तक हमने किया वो सभी के सभी उधार से संबंधित थे, चाहे वो परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स पेबल हो, सभी के सभी उधार लेन देन से संबंधित थे। लेकिन हमारे फर्म में जितने भी कैश से संबंधित लेन देन होंगे वो सब का लेखा हम इसके अंदर करेंगे। चाहे वो हम माल खरीदें, चाहे हम संपत्ति खरीदें या फिर बेचें, कुछ भी हम यदि कैश के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका लेखा हम इसके अंदर कर लेते हैं। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, नगद लेन देनों का लेखा, लेन देनों का लेखा। यदि हम कोई एक्सपेंसेस भुगतान करते हैं, 5,000 रुपये सैलरी के वेतन के भुगतान किए तो भी इसके अंदर आएंगे, 5,000 रुपये हमने स्टेशनरी के भुगतान किए तो भी इसके अंदर आएंगे। यदि हमें मिलता है कुछ, जैसे कमीशन मिला हमें 2,000 रुपये तो इसके अंदर आ जाएगा। यानी कैश से संबंधित जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी सब का लेखा हम इसके अंदर इसके अंदर यानी कैश बुक के अंदर हम करेंगे। तो दोस्तों अब हम और क्या देखते हैं, चाहे क्या हो, माल हो, चाहे वो संपत्ति हो अपनी, चाहे वो खर्चे हों जिनका हम भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो इनकम हो जो हमें मिल रही है। और इसका मैं बताऊं कि आपको हमेशा कौन सा सेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कि क्या लिखेंगे, डेबिट सेंस होता है। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए हमारे खाते के अंदर यहाँ पर कैश बुक के अंदर कैशियर के पास 50,000 रुपये है, तो दोस्तों वो 51,000 रुपये भुगतान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जब उसके पास है ही 50,000 रुपये तो वो 51,000 रुपये भुगतान कैसे कर देगा। तो उसका दोस्तों हमेशा डेबिट बैलेंस होगा या फिर इसको जीरो बैलेंस होगा, जीरो बैलेंस होगा। यानी ना कि डेबिट ना ही क्रेडिट, इस प्रकार से इसका बैलेंस हो सकता है या फिर इसका डेबिट बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों और क्या क्या मैंने आपको मेन चीज़ आपको बता दी है कि जो अपने नगद में लेन देन होंगे उसका लेखा हम इसके अंदर करते हैं। और दोस्तों ये हमारी कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि साधारण कैश बुक, सिंपल कैश बुक होती है अपनी साधारण कैश बुक, यानी इसको रोकड़ बही बोलते हैं, रोकड़ बही। दूसरी हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका 2 कॉलम, यानी जिसके अंदर 2 कॉलम हो, 2 कॉलम कैश बुक रोकड़ बही। जिसमें 3 कॉलम हो, यानी जिसमें 3 कॉलम हो। और एक अपनी होती है जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक, वो भी हम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कैश बुक है वो अपनी इसके 4 भाग होते हैं, वो हमने देख लिए हैं। 4 भाग इसके होते हैं। तो दोस्तों ये चारों भाग हम देखेंगे। तो साधारण कैश बुक में हम जो अपनी सिंपल कैश बुक होती है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ का कॉलम हम बनाते हैं, वो अपनी किसका होता है, कैश का होता है। हम कैश का बनाएंगे। जो इसके अंदर 2 कॉलम होता है वो हम किस में बनाते हैं, या तो हम दोस्तों कैश और जो डिस्काउंट का बना देंगे, या फिर हमें बैंक या डिस्काउंट का हम बना देंगे, या फिर हम दोस्तों कैश बैंक का कॉलम बना देंगे। इस प्रकार से हमारी जो सेकंड कैश बुक का कॉलम वाली वो हम बना सकते हैं। यानी 2 कॉलम इसके अंदर बनेंगे हमारे, जिसके अंदर हम अमाउंट लिखेंगे। कैश जो डिस्काउंट हो सकता है, बैंक डिस्काउंट हो सकता है, ये उसी दशा में होगा जब हमारा पूरे के पूरे लेन देन यदि हमारे किस में होते हैं, हमारे बैंक के थ्रू होते हैं। ये उस दशा में होगा जब हमारे पूरे के पूरे लेन देन सभी के सभी लेन देन कैश में होते हैं। और ये उसमें होगा जब हमारा जो लेन देन कैश में भी होता है और हमारा किस में होता है, बैंक के जरिए भी होता है, लेकिन इसमें डिस्काउंट हमारा किसी भी प्रकार का कोई नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान कोई भी प्रोविजन हमारा नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से हम अपने बनाएंगे। 3 कॉलम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमारा कैश का भी कॉलम होगा, बैंक का भी होगा और इसके अंदर हमारा डिस्काउंट का भी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारे तीनों ये इसकी कॉलम बन जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो अपनी कैश बुक होती है उसको हम इस प्रकार से 4 भागों में बांट देते हैं। पेटी कैश बुक को हम अलग से इसी वीडियो के अंदर करेंगे, उसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट हम समझते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अपनी डेट ही आएगी। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेट। ये अपना डेट का कॉलम हो जाएगा, डेट का कॉलम हो जाएगा। ये अपना पार्टिकुलर्स का हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्टिकुलर्स लिख देंगे। यहाँ पर अपना बाउचर नंबर हो जाएगा, बाउचर नंबर जिसके आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं, बाउचर नंबर हो जाएगा। ये अपना अलफ हो जाएगा, अलफ यानी लेजर फोलियो। यहाँ पर अपनी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये समझाने वाली बात आती है। यहाँ पर यदि हम सिंपल कैश बुक बनाते हैं तो हमारी यहाँ पर एक ही कॉलम बनेगा, वो अपना किसका बनेगा, कैश का बन जाएगा बस। यदि हमारी 2 स्तरीय बुक आती है, यानी हम यदि इसमें 2 कॉलम हम अपनी कैश बुक के अंदर रख रहे हैं तो यहाँ पर 2 कॉलम आ जाएंगे। वो अपने किसी के भी हो सकते हैं, जैसे या तो अपनी डिस्काउंट का हो सकते हैं कि डिस्काउंट हो सकती है, और यानी कैश हो सकता है, या फिर डिस्काउंट बैंक हो सकता है, या कैश या बैंक हो सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की अपनी कैश बुक मैनेज करते हैं। तो अब आगे वही अपना आएगा। यदि हम मान लीजिए 3 स्तरीय बना रहे हैं, यानी जिसमें 3 जो स्तंभीय इसको बोल सकते हैं, कॉलम इसको बोल सकते हैं, तो 3 कॉलम वाली कैश बुक के अंदर अपना यहाँ पर बैंक भी हम लिख देंगे। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम एक तो सिंपल कैश बुक के अंदर ये रखेंगे, और हम यदि जो जिसके अंदर हम यदि 2 कॉलम हम अपनी कैश बुक बना रहे हैं तो उसके अंदर ये भी हम ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, या फिर हम ये ले सकते हैं। जो हम हमारी कैश बुक में यदि दोस्तों 3 कॉलम है, यदि 3 कॉलम वाली हम यदि कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे ये तीनों आ जाएंगे। तो अब मान लीजिए मैं आपको तीनों ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर वापस इसमें यही आ जाएगा कि यहाँ पर डेट आ जाएगा, यहाँ पर पार्टिकुलर्स आ जाएगा। क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर बाउचर नंबर, बाउचर नंबर अलफ। यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर कैश की अमाउंट आएगी। यहाँ सबसे पहले हम डिस्काउंट की लिख लेते हैं कि डिस्काउंट की आएगी, कैश की आएगी, फिर बैंक की आएगी। इस प्रकार से हम अपनी कैश बुक को मेंटेन करेंगे। तो इसके दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक इसका क्रेडिट पक्ष होता है। यानी एकमात्र ऐसी बुक होती है, पुस्तक होती है जिसके 2 बैलेंस होते हैं। डेबिट भी होता है दोस्तों, इसका अपना क्रेडिट भी होता है, यानी डेबिट भी होता है और इसका क्रेडिट भी होता है। तो इसकी यानी मैंने बताया कि कैश बुक क्या होता है, एक अपना रियल अकाउंट के अंदर आता है, एसेट्स आता है। तो दोस्तों इसके अंदर रियल अकाउंट का फॉर्मूला लागू होता है। क्या लिखेंगे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला लागू होगा कि डेबिट क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड दोस्तों क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो यदि कैश आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यही हम इसको बनाएंगे। और जहाँ पर डिस्काउंट की बात है, यदि डिस्काउंट हम देंगे तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं कि डिस्काउंट अलाउड शब्द हम यूज करते हैं। यदि देते हैं तो हमारे क्या होता है, खर्चा, तो हम इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, यानी इस पक्ष में हम लिख देंगे। एक पक्ष अपना ये है, एक पक्ष अपना वो है। यदि हम डिस्काउंट मिलती है तो हम क्या लिखते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लिख देंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमें क्या होती है, इनकम होती है। तो हम उसको इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपनी जो कैश बुक होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, और हम लेखा कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको एक कंट्रा एंट्री बताई थी कि कंट्रा एंट्री क्या होती है, कि जिसमें कैश और बैंक दोनों खाते इफेक्ट हो जाए एक ही लेन देन के अंदर, वो हमारी कंट्रा एंट्री हो जाती है। और वो कौन से लेन देन होते हैं, जब हमें बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक में खाता खोलते हैं, खाता खोलना। दूसरा, बैंक में रुपये जमा करवाना, बैंक में रुपये जमा करवाना। तीसरा कौन सा होता है अपना, तीसरा बैंक में से रुपये निकलवाना, बैंक में से रुपये निकलवाना। किसके लिए, कार्यालय यूज के लिए, अपने ऑफिस यूज के लिए, अपने बिजनेस यूज के लिए निकलवाना। यदि वह कोई मालिक निकलवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम कैश या बैंक नहीं लिखेंगे, उसके अंदर बैंक आएगा, दूसरा अपना ड्राइविंग आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम ऑफिस यूज के लिए, अपना बिजनेस यूज के लिए पैसे निकलवाते हैं तब यहाँ पर बैंक और कैश आएगा। यानी बैंक में हम
खाता खुलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बैंक टू कैश बनेगा। जब हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक टू कैश बनेगा। यदि हम बैंक में से रुपये निकलवाएंगे तो कैश टू बैंक बनेगा। तो बैंक और कैश दोनों ही ट्रांजेक्शन, दोनों ही खाते यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो अपनी कौन सी एंट्री बन जाती है, यहाँ पर कंट्रा एंट्री बन जाती है। जो अपनी कंट्रा एंट्री है वो किस के अंदर बनेगी दोस्तों, जो यदि हम सिंपल कैश बुक बनाएंगे तो उसके अंदर तो बनेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैश का कॉलम होता है या फिर बैंक का कॉलम होता है। यदि हम 2 कॉलम वाले बनाएंगे तो उसके अंदर भी नहीं बन सकती है एक प्रकार से हम देखें, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों डिस्काउंट आ जाता है। यदि हम कैश और बैंक दोनों का हम यदि अपना कॉलम रखते हैं तब अपनी कंट्रा एंट्री बन जाएगी 2 कॉलम के अंदर। और दोस्तों यदि हम जो त्रिस्तरीय होती है इसके अंदर तो अपनी बन ही सकती है, क्योंकि कैश का भी है इसके अंदर, बैंक का भी है। तो इस प्रकार से हम अपनी कंट्रा एंट्री बना लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि हमने क्या किया। 5,000 रुपये का माल राजेश से हमने खरीदा, राजेश से हमने नगद खरीदा। तो नगद खरीदा है तो हम इसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2025 अगस्त है तो अगस्त लिख देंगे, 26 है तो 26 तारीख लिख देंगे, जो भी अपनी तारीख बनती है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजेश का नाम लिखेंगे। इस साइड में हम टू शब्द का यूज करेंगे, उस साइड में हम बाई शब्द का यूज करते हैं। तो टू राजेश। तो दोस्तों एकमात्र ऐसी ये बुक भी हम कह सकते हैं जिसके अंदर हम टू और बाई शब्द का यूज करते हैं। टू बाई शब्दों का यूज, शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब तो दोस्तों ये भी आ रहा है कि हम इसका जो प्रयोग है वो भी दोस्तों बंद हो रहा है कि इनका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन दोस्तों हम ये लिख सकते हैं पॉइंट कि टू और बाई शब्दों का भी प्रयोग इसके अंदर हम करते हैं। तो टू राजेश, और यहाँ पर बाउचर नंबर लगा देंगे कि जिस बाउचर के आधार पर ये लेन देन हमने किया है तो उस बाउचर नंबर अलग, यानी जो राजेश का खाता बही में हम किस कॉलम में खुला हुआ है, तो यानी किस पेज पर खुला वो पेज नंबर लिख देंगे। डिस्काउंट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। कैश भी यहाँ पर दोस्तों यदि हमने कैश में माल खरीदा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपये। हमने बैंक से खरीदा है यानी हमने चेक से पेमेंट किया या बैंक से पेमेंट किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपये। वो डिपेंड करता है कि हमने कैश से किया या फिर बैंक से किया है। अब दोस्तों मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं लूँ कि 5,000 रुपये वेतन के भुगतान किए, वेतन के दिए, तो ये हमसे कैश जा रहा है तो उस साइड में आएगा। यहाँ पर डेट 2025 सबसे पहले ईयर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, इसी डेट को किया है मान लीजिए, तो यहाँ पर भुगतान किया, इस साइड हम 22 शब्द का यूज करेंगे। क्या भुगतान किया है, सैलरी किया है तो सैलरी कर देंगे, सैलरी कर देंगे। यहाँ पर बाउचर नंबर अलग है, डिस्काउंट कुछ है नहीं। यहाँ पर हमने कैश में से भुगतान किया तो कैश में लिखेंगे 5,000 रुपये, यदि बैंक से किया तो बैंक में लिखेंगे 5,000 रुपये। वो कंडीशन पर अपनी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लिखा कर देंगे। बैंक में 2,000 रुपये जमा करवाई तो 2,000 रुपये जमा करवाएं तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2,000 रुपये लिखेंगे, 2,000 रुपये, और यहाँ पर 2,000 रुपये लिखेंगे। यानी बैंक यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट किससे हो रहा है, वो क्रेडिट इससे हो रहा है। ये दोस्तों हम खाता बही में अच्छी तरह से समझेंगे। जब हम लेजर बनाएंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि हम ये एंट्री कैसे कर रहे हैं। तो उसमें अब मैं आपको सिर्फ कैश बुक ये समझा रहा हूँ कि हम इसमें अंदर कैसे एंट्री करते हैं। जब हम खाता बही यानी लेजर बनाएंगे जिसके अंदर हम कैश अकाउंट बनाएंगे, दोस्तों कैश बुक और कैश अकाउंट पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि दोनों एक ही चीज़ होती है। जिस प्रकार से हम कैश बुक बनाते हैं उसी प्रकार से हमारा कैश अकाउंट बनता है। यानी दोनों ही एक दूसरे की हम देखें तो एक ही है, यानी दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार से कैश बुक है, इसी प्रकार से अपनी कैश अकाउंट बनती है। तो बैंक, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक का 2,000 रुपये ये डेबिट हो रहा है, किससे डेबिट हो रहा है, कैश से। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टू, हम दूसरा नाम लिखेंगे जिसकी यानी जो ये किससे डेबिट हो रहा है, ये कैश से हो रहा है तो कैश अकाउंट लिखेंगे। और ये यहाँ पर बैंक में तो हम बैंक की कॉलम में लिखेंगे 2,000 रुपये। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम इसके क्रेडिट में लिखेंगे कैश के कितने, 2,000 रुपये। और ये यहाँ पर किससे क्रेडिट हो रहा है, ये किससे क्रेडिट हो रहा है, बैंक से, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देंगे। कितने हो रहा है ये कैश, 5,000 है या फिर 2,000 रुपये है, जितनी भी अमाउंट है हम वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी एंट्री कर देंगे। यानी इसकी दोनों जगह पर एंट्री हुई है, डेबिट में भी हुई है, इसकी हम क्रेडिट में भी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी हम सी लिख सकते हैं, यानी कंट्रा अपनी एंट्री है तो हम इसको कंट्रा में डाल सकते हैं कि अपनी क्या है, कंट्रा एंट्री है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम सी का एक सिंबल लगा देंगे कि अपनी कंट्रा एंट्री है, यानी दोनों खाते इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी कैश बुक के अंदर अपनी एंट्री करते हैं। लास्ट में हम इसका जोड़ लगा देते हैं, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं।
इसका बैलेंस निकालेंगे। इसका दोस्तों मैंने बताया कि जो कैश बुक होता है इसका हमेशा, जो कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन बैंक का होता है इसका डेबिट भी हो सकता है, इसका क्रेडिट भी हो सकता है। दोस्तों यदि बैंक में हमारे पैसे जमा है तो वो अपने क्रेडिट हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारे लिए बैलेंस। और यदि हमने आप जितने हमारे जमा है उससे ज़्यादा पैसा हमने निकलवाया हुआ है तो उसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, अपने क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो उसका ये होता है। जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस यदि उसका डेबिट बैलेंस है तो हमारे जो हमारे फेवर में बैलेंस है, यानी बैंक में इतने रुपए हमारे जमा है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरड्राफ्ट का मान लीजिए 500 रुपये है तो ये हमारे नेगेटिव है कि हमने ज़्यादा रुपए निकलवाए हुए हैं, 500 जितने हमसे हमारे पास जमा थे उससे ज़्यादा रुपए हमने निकलवाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस अपना अनफेवर हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस हो सकता है बैंक अकाउंट का। तो कैश का डेबिट होगा हमेशा, बैंक का हमारा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और दोस्तों इसका हम बैलेंस नहीं निकालते हैं, इसका हम योग करके हम अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो हम आगे हम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी जो कैश बुक है वो बन जाती है। तो वो मैंने आपको 3 कॉलम वाली और 2 कॉलम वाली, 1 कॉलम वाली, तीनों प्रकार के कैश बुक मैंने एक ही फॉर्मेट के अंदर आपको करवा दिया है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक ही होते हैं, यानी कैश बुक है वो लेजर का भी काम करती है और दोस्तों ये बुक का भी काम करती है, यानी एक पुस्त पालन का भी काम करती है और खाता बही का भी ये काम कर देती है। तो इस प्रकार से हम इसका जो अपनी कैश बुक है उसको मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों अब एक और होती है अपनी पेटी कैश बुक, उसको हम कर लेते हैं। पेटी कैश बुक वो क्या होती है, हम क्यों रखते हैं, उसमें लेखा किस हिसाब से करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो सब बातें हम अब देखेंगे। पेटी कैश बुक यानी इसको हम क्या कहते हैं, लघु रोकड़ बही इसको कह सकते हैं कि रोकड़ बही इसको हम कहते हैं, यानी पेटी कैश बुक इसको हमें कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में हमारे फर्म में छोटे छोटे लेन देन भी, छोटी छोटी अमाउंट में भी लेन देन होते हैं। जैसे कि अपनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कैरिज हमने कोई भाड़ा दे दिया, या फिर अपनी पोस्टेज है, जैसे टेलीग्राम है, इनके जो खर्चे होते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे डेली बेस पे खर्चे होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। और यदि दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो अपने खर्चे होते हैं, वही खर्चे सारे के सारे अपना जो कैशियर है, जो मेन अपनी कैश बुक को संभालता है, वही संभालने लग जाए तो उसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है कि वो उसको किस प्रकार से मेंटेन करे, क्योंकि वो जो लेन देन है वो एक ही दिन में कई बार हो जाते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में वो लेन देन होते हैं, छोटी छोटी अमाउंट के वो लेन देन होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अलग व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और एक अलग हम बुक बनाते हैं जिसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं, यानी लघु रोकड़ बही हम उसको कहते हैं, उसको हमें मेंटेन करते हैं ताकि हम अपने जो कैशियर है उसका जो बोझ है, कार्य का बोझ है, उसको हम कम कर सके और वो जो मेन जो ट्रांजैक्शन है उसी पर अपना मेन फोकस कर सके। मान लीजिए हमारे जो मेन कैश बुक है इसके अंदर हमारे छोटे अमाउंट के भी लेन देन हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में और बड़ी अमाउंट के भी लेन देन हो रहे हैं, तो दोस्तों वो हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी और उसमें लेखा करना भी दोस्तों मुश्किल हो जाएगा, उसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा और हमारा जो कैशियर है उसका ज़्यादातर जो काम है उस छोटे छोटे लेन देनों की काउंटिंग करने में, उनका लेखा करने में ही हमारा निकल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक अलग बुक बना लेते हैं छोटे छोटे खर्चों के लिए, उसको हमें अपना जो मैनेज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, उसको हमें क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो इसको हम अब मैं आपको इसको लिख के इसको बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या फीचर होती है और ये होती क्या है। तो सबसे पहले तो लघु रोकड़ बही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अन्य नाम हम इसको किस प्रकार से इसके अन्य नाम हो सकते हैं, जैसे कि फुटकर रोकड़ बही हम इसको कह सकते हैं, फुटकर रोकड़ बही, या फिर हम इसको खुदरा रोकड़ बही भी कह सकते हैं, खुदरा रोकड़ बही भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। और मैं इसके बारे में बताऊं कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ये बनाई जाती है। और दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अगर दाय पद्धति पर आधारित होती है, अगर दाय पद्धति पर
आधारित होती है। यानी जो हमारा मुख्य कैशियर होता है उसी के अंडर में जो लघु रोकड़ बही को रखने वाला, मैनेज करने वाला व्यक्ति काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेन कैशियर होता है वो उसको हर महीने या हर एक समय अवधि के पश्चात उसको एक निश्चित अमाउंट दे देता है उन छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करने के लिए। और दोस्तों ये सभी का सभी रिकॉर्ड्स की वो जांच भी करता है। अपना मेन कैशियर होता है वो, मान लीजिए वो 10,000 रुपये इस लघु रोकड़ियों को भुगतान कर देता है, 10,000 रुपये। तो जितने भी अपने छोटे छोटे खर्चे होंगे, जैसे कि जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, जैसे कि अपनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कैरिज है, वो सभी के सभी खर्चे वो इन 10,000 रुपये में से भुगतान करता रहेगा। मान लीजिए एक महीने के बाद में उसके इस पर से 8,000 रुपये खर्च हो गए, उसके पास कितने बचे हुए हैं? अभी 1,500 रुपये बचे हुए हैं। तो मुख्य कैशियर के पास अपनी ये बुक लेकर जाता है और जो मेन कैशियर, जो अपना मुख्य जो कैशियर होता है, वो उसकी जांच करता है। उसकी जांच करने के बाद में जितने पैसे उसने खर्चे हैं, यानी जो 8,500 रुपये खर्चे हैं, वो उसको वापस उसको दे देता है। जितने खर्चे हैं उतने वापस दे देता है। तो फिर से उसके पास पहले जितनी अमाउंट बन जाती है, कितने? 10,000 रुपये। यानी जितने वो खर्च करता है उतने पैसे एक समय के पश्चात उसको जो कैशियर है, यानी अपना जो मुख्य जो अपना रोकड़िया है, उससे उसको मिल जाता है 10,000 रुपये। उसके पास एक निश्चित बैलेंस उसके पास फिर से मेंटेन हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, उस प्रकार से वो उसको मैनेज करता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मेट पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं? डेट का ही कॉलम हम बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डेट ऑफ रिसीव्ड भी हम लिख सकते हैं, डेट ऑफ रिसीव्ड। जिस डेट को हमने अमाउंट है वो रिसीव्ड की है मेन कैशियर से, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे अपना क्या बनेगा? यहाँ पर ये पार्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा कि पार्टिकुलर्स, या फिर हम यहाँ पर कैश फोलियो का, क्लेजर कैश फोलियो का, क्लेजर कैश जो अपना फोलियो उसका कॉलम बना सकते हैं। ये अपना कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पर अपना किसका बनेगा? पार्टिकुलर्स का बन जाएगा कि पार्टिकुलर्स का। और यहाँ पर अपना वाउचर नंबर जिस आधार पर हम ये लेखा कर रहे हैं। और यहाँ पर अपनी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट यानी टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर अपने सभी के सभी खर्चे जो छोटे छोटे जितने भी हुए हैं वो हम अलग अलग से दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर आ गया। और जैसे कि जो पोस्टेज एंड जो अपना टेलीग्राम पर खर्चा होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। कैरिज जो अपना भाड़ा वगैरह होता है, तो यानी कार्टेज वगैरह होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और जितने भी खर्चे अपने छोटे छोटे हो रहे हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। और अंत में लिख देंगे सैंड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें लिख देंगे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो बाकी बचे हुए खर्चे हैं वो हम इसके अंदर डालते रहेंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो मुख्य अपना जो मेन कैशियर है उससे इसको 10,000 रुपये मिलते हैं। तो 10,000 रुपये ये लिख देंगे यहाँ पर। उसका जो यहाँ पर उस खाते जो पेज संख्या लिख देंगे। यहाँ पर जो क्या लिखेंगे, जो अपना खर्चा है वह उसकी डिटेल हम लिखेंगे। मान लीजिए हमने जब इसको पैसा मिला तो उसने किस प्रकार से एंट्री बनाई, उसने जो अपना मुख्य कैशियर होता है उसने किस प्रकार से एंट्री बनाई। तो उसने दोस्तों इस प्रकार से एंट्री बनाई होगी कि क्या होगा कि पेटी कैश अकाउंट डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा अपना ये पेटी कैश बुक, तो हम इसके अंदर लिखेंगे नहीं कि पेटी कैश अकाउंट बना रहे हैं। हम किससे बना रहे हैं? कैश से बना रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे? टू कैश लिख देंगे। कितने रुपए मिले? हमें 10,000 रुपये मिले। तो हम उसकी एंट्री अपनी हो जाएगी कि हमारा कितना हो गया, हमारा यहाँ पर अमाउंट 10,000 रुपये अमाउंट हो गए। अब दोस्तों हम इसका क्या करेंगे? हम इसका लेखा करेंगे। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि पोस्टेज एंड जो टेलीग्राम है इस पर हम 500 रुपये खर्च कर देते हैं। तो अपना क्या एंट्री बनेगी कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो टू पेटी कैश आएगा। पेटी कैश यहाँ पर क्या हुआ? पेटी कैश क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? बाई शब्द यूज करते हैं। बाई जो खाता जो क्रेडिट होता है वो यहाँ पर बाई आएगा। यानी किसके द्वारा क्रेडिट हुआ है? ये जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के द्वारा ये क्रेडिट हुआ है। कितने से हुआ है? 500 से हुआ है। तो 500 से लिख देंगे। बाद में यदि इस पर खर्चा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का होता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम अकाउंट लिख देंगे। कितना? मान लीजिए 300 रुपये होता है तो हम 300 रुपये लिख देंगे।
कोई और भी खर्चा होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसका, कोई काटेज का तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई और खर्चा हुआ है इसके अलावा तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी एंट्री करते रहेंगे और अंत में क्या होगा कि अपनी ये बुक है जो अपना ये बना रहा है वो जो है मेन कैशियर के पास लेके जाएगा, वो उसकी जांच करेगा और जितने रुपये इसने खर्चे हैं वो उसको वापस उसको दे देगा। तो पहले जितने ही रुपये यानी 10,000 रुपये उसके पास मेंटेन फिर से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका लेखा हम करेंगे पेटी कैश बुक का। तो हमने समझ लिया कि पेटी कैश बुक क्या होती है, उसमें इसके अन्य नाम क्या होते हैं, इसमें लेखा हम किस प्रकार से करते हैं और अपनी अगर दाय प्रति पर आधारित होती है, इसके अंदर कितने कॉलम होते हैं और क्या क्या हम इसके अंदर लिखते हैं, वो सभी बातें हमने देख ली है। तो अब दोस्तों अपनी जो अंतिम बुक आती है वो हम देखेंगे, उसका क्या नाम है, जनरल प्रॉपर, जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर, ये जनरल प्रॉपर सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले की थी, सेम उसी प्रकार से हम इसको मेंटेन करते हैं, इसको बनाते हैं। लेकिन इसमें किस तरह की लेन देनों का हम लेखा करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो वो हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से लेन देनों का, किस प्रकार की लेन देनों का लेखा करेंगे। कि तो जनरल प्रॉपर वो हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट तो वही बनेगा अपना जैसे हमने पहले बनाया था, इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसमें हमने जनरल एंट्री करी थी उसके अंदर हमने बनाया था, वही इसके अंदर पूरा फॉर्मेट बनेगा, वो हम बना लेते हैं। डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर अलफ, अमाउंट, डेबिट की अमाउंट और ये अपनी क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपना इसका फॉर्मेट दोस्तों वही होगा। लेकिन इसमें लेखा है वो किस किस का लेखा होगा दोस्तों। अपनी 7 बुक कंप्लीट हो चुकी है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और कैश बुक। इन सभी में लेखा करने के बाद भी कोई लेन देन बच जाता है जिसका अभी तक कोई लेखा नहीं हो, यानी इन 7 बुक में जिनका लेखा नहीं हो सकता है उसका लेखा हम जनरल प्रॉपर के अंदर करेंगे। यानी उन 7 बुकों के अलावा जो हमारा लेन देन बचेगा उसका लेखा हम इसके अंदर हम कर देंगे। तो उसका ऐसे कौन कौन से लेन देन होंगे, एक तो अपनी जैसी ओपनिंग एंट्री होती है साल के दौरान, जब हम खाता बंद करने के बाद में अगले साल की स्टार्टिंग में हम जो शुरुआत की यानी ओपनिंग एंट्री करते हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। वो जो क्लोजिंग एंट्री होगी जो साल के अंत में वो भी यहाँ पर हो जाएगी एंट्री। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं जैसे कि मैंने बताया कि उधार माल खरीदते हैं तो उसका लेखा हम परचेज बुक में करेंगे, नगद माल खरीदते हैं तो उसका लेखा हम कैश बुक के अंदर कर देंगे। उधार संपत्ति यदि हमें खरीदते हैं तो उसका लेखा हम कहाँ पर करेंगे, उधार संपत्ति यदि हम खरीदें तो उसका ना तो परचेज बुक में कर सकते हैं ना कैश बुक में हम कर सकते हैं, तो उसका लेखा हम यहाँ पर कर देंगे कि उधार संपत्ति बेचने या खरीदने पर, बेचने व खरीदने पर उसका लेखा हम इसके अंदर करेंगे। पैसे डूब जाते हैं, डूबत ऋण का लेखा हम इसके अंदर कर देंगे, डूबत ऋणों का अंदर। बैड डेब्ट्स का लेखा हम इसके अंदर करेंगे। और किसका हम लेखा करेंगे, जैसे मालिक हमारा वो अपने बिजनेस से माल को निकाल लेता है, माल को निकालता है तो उसका लेखा हम करेंगे कि ड्राइंग है, किस प्रकार का है, माल उसने निकाला है, माल निकालने पर। क्यों परचेज बुक में तो जो माल हम उधार खरीदते हैं उसी का लेखा करते हैं, लेकिन जो निकालता है तो हम इसका लेखा करेंगे। माल को निकालता है तो यदि कैश निकालता है तो उसका लेखा हम कैश बुक के अंदर कर देंगे। वो आपको पता है कि कैश के संबंधित जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शन होगी उसका लेखा हम कैश बुक के अंदर ही करेंगे। और कौन कौन सी एंट्री हो सकती है जिसका लेखा हम इसके अंदर कर सकते हैं अपनी जनरल प्रॉपर के अंदर। और दोस्तों बस वो आप इतना ही समझ लीजिए कि जो 7 बुकों में एंट्री नहीं हो सकती है उसकी एंट्री अपनी जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। और दोस्तों यदि अपना जैसे लॉस बाई फायर है, ऐसे माल हमारा लॉस आग से जल जाता है, लॉस बाई थेफ्ट है यानी चोरी हो जाता है माल, तो हम उसका लेखा इसके अंदर कर सकते हैं, लॉस बाई थेफ्ट। और किस प्रकार से लिखा हो सकता है कि जैसे हमारी एडजस्टमेंट जितनी भी एंट्री होती है एडजस्टमेंट्स की वो हम इसके अंदर करेंगे। तो ये संबंधित जितनी भी एंट्री है वो इसके अंदर अपनी जनरल प्रॉपर के अंदर आ जाएगी। उधार संपत्ति बेचते हैं, हमने राम को बेची है तो हम किस प्रकार से करेंगे, राम अकाउंट को डेबिट करेंगे। राम पाने वाला है, हमसे क्या जा रही है, एसेट्स जा रही है, मान लीजिए मशीनरी जा रही है तो मशीनरी इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे जो अपनी एंट्री है हम जनरल को है उसको हम समझ चुके हैं पहले, तो उसी प्रकार से हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये अपनी सभी की सभी बुक्स है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि ये बुक्स होती क्या है,
इसकी अन्य नाम क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनते हैं, इसके अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं, इनका बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, वो सभी बातें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अब तक अपनी सब्सिडारी जितनी भी बुक्स है उसके अंदर एंट्री का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम आगे अपनी खाता बही यानी लेजर को हम तैयार करेंगे। हम इनके सभी के सभी जितने भी लेन देन है उनके हम खाते तैयार करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।